उसमें हम ये लेक्चर 3 जो है हमारा, इसमें हम पहले तो स्ट्रक्ट को देखेंगे और फिर हम उसमें क्लासेस पे आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का बताऊंगा और उसमें कुछ और चीज़ें हैं, ये एक्सेस मॉडिफायर वगैरह क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम। तो लास्ट क्लास में हमने जो बॉक्स को स्ट्रक्ट देखा था कि बॉक्स एक क्लास होती है, एक स्ट्रक्ट है, और उसके में उसमें ये 3 पैरामीटर्स थे, एट्रीब्यूट्स थे, इसमें 3 चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक है। और हमने ऑब्जेक्ट बनाया था बॉक्स का एक, अगर आपको याद हो तो, लेट्स सपोज B1 कह देते हैं। और हमने फिर मैंने आपको बताया था कि आप अगर कोई इनपुट लेना चाहते हैं उस बॉक्स के अंदर तो आप वो भी ले सकते हैं इस तरह से, लेंथ और B1 डॉट विड्थ और B1 डॉट हाइट, ठीक है। इस तरह से हमने इनपुट की थी, एंटर लेंथ विड्थ एंड हाइट। ये इनपुट करवाया और हम इसको आउटपुट भी करवा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। ये वही रिवीजन ही है हमारा कि हम इसको आउटपुट करवा रहे हैं। आज आपने इसकी लैब, इससे मुश्किल जो है क्वेश्चन लैब में कर लिए हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हैं। देखो बेटा, आप लोगों को जो लैब में चीज़ें नहीं हुई हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि वो आपने छोड़नी नहीं है कि बस तेरा लैब गुजर गई तो जान छूट गई। अगर आप छोड़ेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। वो आप चीज़ें सीखें, आपके लैब इंस्ट्रक्टर के ऑफिस आवर में जाएं, उनसे पूछें। ऑफिस आवर मैंने शेयर कर दिए हुए हैं पहले लेक्चर के अंदर, ये लेक्चर 1 है, इसके अंदर हर टीचर के ऑफिस आवर लिखे हुए हैं। वैसे लैब के फौरन बाद लैब इंस्ट्रक्टर के ऑफिस आवर हैं, और जिस दिन आपकी लैब नहीं होती, जिस दिन आपकी लैब मतलब ट्यूसडे और फ्राइडे के दिन, जो क्लास से पहले वाला टाइम है, वो आपके ऑफिस आवर है मेरे पास। तो आप इन ऑफिस आवर को यूटिलाइज करें, ठीक है, और इनमें पूछें जो भी आपको मसले मसाइल हैं। वैसे उसके अलावा भी आप मुझे मैसेज वगैरह कर दें, मैंने फ़ोन नंबर भी इधर लिखा हुआ है, तो आपको मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तो रिप्लाई कर दूंगा। शाम 6 बजे के बाद प्लीज़ ऐसी मैसेज वगैरह ना कीजिएगा, क्योंकि वो फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ओके, दूसरे दिन कर पाऊंगा। एक्सक्यूज मी अच्छा, सर, जी जी। सर ये विजुअल स्टूडियो की जगह डेप्स यूज कर सकते हैं? डेव बेटा, असल में ना हम इसमें प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे ना, तो वो फिर आपको डेव में फिर मुश्किल हो जाएगी। वैसे तो आप ठीक है कोई भी सर। सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो जो है ना, मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ, ये तो एक थोड़ा सा प्रोफेशनल भी है, और दूसरा जो है ना, इसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं डेव से निस्बत ना। ठीक कल है मैंने सर। एक और भी देखा है विजुअल स्टूडियो कोड नाम से, वो इससे और ज़्यादा इजी है और वो लाइट वेट है बहुत ज़्यादा। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने में आपको जो है ना वो लग पता जाता है। तो विजुअल कोड जो है ना, वो एक इसका एक और वर्जन है, वो दूसरा ही है, मतलब उसमें हर चीज़ की डेवलपमेंट हो जाती है और वो इजीली हो जाती है। तो उसको मैं सीख रहा हूँ यूज़ करना, वो एक दफ़ा मैंने सीख लिया तो मैं आपको उस पर भी कह दूंगा, क्योंकि वो है ना लाइट वेट है, मतलब कोई 50 MB का सॉफ्टवेयर है और इजीली इंस्टॉल हो जाता है। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना थोड़ा सा अजाब होता है, पर थोड़ा सा अजाब से भी गुजरे ना ठीक है आप। सर। अभी नए हैं तो अभी अजाब से गुजरें, अभी से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको सॉफ्टवेयर में। ओके, लास्ट टाइम हमने सिर्फ ये किया था, इस टाइप की चीज़ें। अब मैंने आपको बताया था कि हम क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, फिर मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट बताए थे। प्लीज़ जो लोग इन चीज़ों को मिस कर चुके हैं, मेरा लेक्चर नंबर 2 डिटेल से देखिएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब की एक वीडियो खुल जाएगी, उस वीडियो को सुने, ठीक है। उसकी स्पीड आप बढ़ा दें, अगर आपको लगता है कि आप जो है वो पूरी नहीं, आप बोर हो रहे हैं, तो आप उसकी वीडियो की स्पीड जो है ना वो बढ़ा सकते हैं इजीली। यूट्यूब पे ये ऑप्शंस हैं, इनको यूज़ करना सीखें। ये इधर जाएं आप, इसमें नॉर्मल का ऑप्शन आ रहा है, आप इसकी स्पीड बढ़ा दें, 1.5 कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी वो स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है तो आपको तकरीबन 45 मिनट्स में आप पूरा सुन सकते हैं वो, ठीक है। तो स्पीड डबल कर दें और ज़्यादा कर दें अगर आपको लगता है तो पर वो सुने ज़रूर, ठीक है, जिन लोगों ने मिस किया है। अच्छा, अब स्ट्रक्ट, हमने कहा था कि क्लासेस जो होती हैं, एक हम जो भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर है या कोई हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट्स में बांटते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, उसके मॉड्यूल बनाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं कि जिसका कोई नाम हो, पर्टिकुलर यूनिक नाम हो, और जिसकी कोई एट्रीब्यूट्स हों और जिसकी कोई फंक्शनैलिटी हो, ठीक है। फिर मैंने आपको टीचर का मिसाल दिया था, ठीक है, कि टीचर का एक नाम होता है, मैं, मेरा नाम है, मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, मेरी एज है, जेंडर है,
सैलरी है, मेरी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ये सारी क्या है, ये सारे मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। मेरी फंक्शनलिटी है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं लेक्चर तैयार करता हूँ, मैं चेकिंग करता हूँ, उसके बाद मैं सैलरी विड्रॉ करता हूँ, खाना खाता हूँ, ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो आपको अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम मैंने बताया था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर उनको मिलाते हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं और इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बनाते हैं। फिर मैंने आपको उस लेक्चर में एक फिगर भी दिखाई थी जिसमें वो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है ना मैंने आपको दिखाया था कि ये ऐसे बनता होता है। पर मैंने आपको बताया था कि वो मॉडल आपको समझ में नहीं आना अभी। तो पहले उससे पहले पहले हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है ना, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। पहले हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, फिर हम स्विच करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, ठीक है ना? कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती क्या है और वो किस तरह से जो है ना काम आ सकती है। तो ऑब्जेक्ट्स को सी प्लस प्लस में हम लिखने के लिए, ठीक है, क्लासेस यूज करते हैं, ठीक है, क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे स्ट्रक्ट है वैसे क्लासेस है। क्या फ़र्क है इन दोनों में? पहले उसको यूज़ कर लेते हैं एक दफ़ा क्लासेस को सारा, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है? वैसे जो काम आप क्लास के थ्रू कर सकते हैं, वही काम आप स्ट्रक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है? और हम क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना स्पेसिफिकली है ज़्यादा इस क्लासेस से और इसकी थोड़ी लिमिटेशन भी है स्ट्रक्ट की, तो वो काम सारा हम क्लासेस के थ्रू करेंगे। अब क्या ये भला क्लासेस की भला क्या है? ये बिल्कुल स्ट्रक्ट की तरह ही है। बट स्ट्रक्ट में हमने फंक्शन नहीं लिखे थे। मैंने आपको बताया था कि अगर फर्ज करें मुझे अच्छा मैंने आपको एक मसला भी बताया था। आप बता सकते हैं कि स्ट्रक्ट के अंदर मैंने बताया क्या था? इनपुट में एक मसला बताया था आपको। कोई बता सकता है कि वो मसला क्या बताया था मैंने? कि यार स्ट्रक्चर में हम जो है वो एक मसला आ रहा था। वो मसला क्या था? कोई बता सकता है? ये एट्रीब्यूट्स आप वो कर सकते हैं, क्या? चेंज कर एट्रीब्यूट्स आप चेंज कर सकते हैं, इस वजह से ये स्ट्रक्चर में मसला। जी, बिल्कुल। मैंने कहा था कि यार लेंथ जो है ना इसका इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना? अगर फर्ज करें आप जो है ना देखें आप एक बंदे के पास जाते हैं। आप बैंक में जाते हैं, आप अकाउंट अगर उसमें कहेंगे कि यार मेरे अकाउंट में ना -1 ऐड कर दो। तो वो कहेगा भाई ये तो बेवकूफ़ाना बात है, ये तो एंटर ही नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जो आपका अकाउंट है ना आपके एक्सेस में नहीं है, आपसे दूर है, ठीक है आपका, आपका होते हुए भी आपका नहीं है। कैसे? कि जब भी आप कोई इसमें इनपुट करेंगे ना, तो कोई सॉफ्टवेयर या जो बंदा बैंक में बैठा होगा वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है? बट इधर अगर आप देखें, ये बॉक्स के अंदर हम लेंथ जो है वो नेगेटिव में एंटर कर सकते हैं, ठीक है? हालाँकि लेंथ तो नेगेटिव में होती नहीं है। तो असूलन तो इसे ये करना चाहिए कि ये एंटर ही नहीं करने दे। बट अब क्योंकि आपको पता है कि ये हम डायरेक्ट इनपुट ले रहे हैं, तो इसका एक तरीका ये है कि हम इफ लगा लें। पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल में ले लें और इफ लगा लें कि अगर लेंथ नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव कर दो। तो ये सारा रोला इधर डालने से अच्छा है कि हम इसका कोई तरीक़ेकार निकालें। एक तो ये मसला है इसमें, ठीक है? कि हम हमारा कंट्रोल जो है ना वो वेरिएबल्स पे इतना अच्छा नहीं है। मतलब जो वेरिएबल को चाहे जैसे चाहे वो चेंज कर सकता है। दूसरा ये था कि अगर फ़र्ज़ करें हमने कोई एरिया कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एरिया कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं कि इधर आप एरिया लिखें इज़ इक्वल टू b1 डॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय b1 डॉट विड्थ। या इस तरह से आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप इस तरह से करें एक फंक्शन बना लें, ठीक है? अच्छा अब क्लासेस जो है ना वो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। क्या? जिसके अंदर हम ये वेरिएबल भी बना सकते हैं और जिसके अंदर हम सारे फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, कैसे होगा उसको थोड़ा समझने के लिए ना आएँ पहले हम देखते हैं कि क्लासेस होती क्या है, ठीक है? तो क्लासेस असल में बिल्कुल स्ट्रक्ट की तरह ही है, ठीक है? अब स्ट्रक्चर और क्लासेस में मेन जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पे क्लास का कीवर्ड यूज़ होता है। जैसे स्ट्रक्चर का कीवर्ड यूज़ होता था ना, अच्छा, उसके बाद इसमें एट्रिब्यूट वैसे ही लिखने हैं जैसे इधर लिखने हैं और उसके बाद बस इसमें ना एक कीवर्ड लिखना है जिसको हम कहते हैं पब्लिक। ये पब्लिक क्या है? फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। फिलहाल आप बस ज़हन में रखें कि ये पब्लिक लिखते हैं, ठीक है? और उसके बाद कोटेशन लगाते हैं। ये पब्लिक की क्या कहानी है ये अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? फिलहाल आप ज़हन में रखें कि क्लास जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्ट्रक्ट थी, ठीक है? अब हम इसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे आप पहले यूज़ करते आए हैं, ठीक है? अब देखें आप उसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ये बिल्कुल चलेगा, जैसे आपका पहले नॉर्मली जो स्ट्रक्ट के साथ चला है। तो इसको एक मिनट चला के देख लेते हैं कि चलता भी है कि नहीं। जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ वेरीफ़ाई कर लिया करें, मेरी बातें पत्थर पे लकीर नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा-सा उसको सोचा करें, कभी-कभी मैं जानबूझ के गलत भी पढ़ाऊँगा। टेस्ट यू कि आप लोगों का दिमाग काम कर भी रहा है कि नहीं। ये मैंने आउटपुट किया है, ठीक है? ये आउटपुट हो रहा है सही। अच्छा इसका मतलब है कि यार ये जो स्ट्रक्ट है और क्लास है इसमें फ़र्क तो कोई नहीं हुआ। अभी तक आपको सिर्फ़ इस पब्लिक के अलावा आपको कोई परेशानी हो रही है क्लास और स्ट्रक्ट में? बस मैंने स्ट्रक्ट
का नाम खत्म करके इधर क्लास लिख दिया है और इधर पब्लिक लिख दिया है। तो अभी तक किसी को प्रॉब्लम है कि यार ये क्लास और स्ट्रक्ट में फर्क क्या है, इसमें कोई अभी तक तो आपको सेम लग रहा है, ऐसे ही है? यस सर। ठीक है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर मैं ये पब्लिक हटा देता हूं तो क्या होता है, चलाते हैं एरर। अब ये एरर दे रहा है और ये एरर क्या है देखें, इसको पढ़ें। अच्छा, ये जो अगर आप देखें यहाँ पे ऊपर ऊपर लाइन एरर क्या दे रहा है, डबल बॉक्स, फिर वो 4 नुक्ते दे रहा है। अब ये 4 नुक्ते क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद लेंथ, असल में ये 4 नुक्ते का मतलब होता है कि ये इसके साथ जो है ना वो लिंक्ड है, ठीक है ना। तो इसको मेरे ख्याल में वो कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, कि मतलब हम इसका जो स्कोप है ना वो बी बॉक्स के साथ है, ठीक है, कि मतलब बॉक्स क्लास का ये जो है ना एक वेरिएबल है। अच्छा, अब ये लेंथ है ना वो कह रहा है कि इज इनएक्सेसिबल, एरर मेंबर बॉक्स लेंथ डिक्लेयर्ड एट लाइन 6 इज इनएक्सेसिबल, ये एक्सेस ही नहीं कर सकते आप में से कोई बता सकता है कि इस क्या मतलब, ये एरर क्या है, कोई बता सकता है? सर प्राइवेट का मतलब होता है वो वाले वेरिएबल्स जो सिर्फ हम यूज कर सकते हैं, नहीं, हम प्राइवेट मेनली की तो मैंने इस्तेमाल। बात ही नहीं किया, प्राइवेट की तो मैंने बात ही नहीं की है। ये हाँ जी, आपको कैसे पब्लिक पता और कि मैं ऐसे है। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ? क्योंकि सर हमारे पास 2 ही ऑप्शन होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट की, और नहीं, वो इसका मतलब आपने अगर वो पहले पढ़ी हुई है। सर मैंने कोशिश की थी, पहला हफ्ता लिया था। अच्छा, अब देखें पब्लिक, आप प्लीज जो जिन बच्चों को ऊप का थोड़े सर बहुत ये कॉन्सेप्ट आते डिफ़ॉल्ट हैं में वो ना प्लीज आगे प्राइवेट ना जाएं। कर देता है। क्या? मैंने कहा अगर ये लिखते हैं ना, ये डिफ़ॉल्ट में ना प्राइवेट डेटा टाइप कर अब देखें देता ना है ये जब आप वाली, पब्लिक ये में अगेन लिखते वही हैं। वाली बात है, अगर मैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाना शुरू कर दूं तो यकीन माने आप में से किसी को भी समझ में नहीं आना। तो इसी तरह से जिन बच्चों ने कभी जिंदगी में क्लास पढ़ी नहीं है, तो उनको अगर आप कहेंगे पब्लिक और प्राइवेट तो उन बच्चों को समझ में नहीं आना। तो प्लीज अपने डिस्कशन को थोड़ा सा महदूद करें। आप, आई नो दैट आप में से काफी बच्चे अच्छे कैपेबल हैं, काफी ऐसे बच्चे भी मेरे पास ऊप में आते हैं। अब लास्ट सेमेस्टर में जो मेरे पास एक ऊप का बच्चा था, वो पिछले कोई 6 सालों से डेवलपर था। वो उसकी कोई 1.25 लाख रुपए तनख्वाह थी और वो अरफा करीम में जॉब कर रहा था। वो फॉर्मेलिटी के तौर पे इधर जो है ना वो पढ़ रहा था बस, ये उसने उसे डिग्री चाहिए थी। तो आई नो कैसे बच्चे हैं यहाँ पे यूसीबी में, बट प्लीज थोड़ा सा अपने स्कोप को थोड़ा महदूद रखें। आपके साथ और भी बच्चे हैं जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें कि वो चीज़ें जो आपको पता है उसको अपने तक रखें, ठीक है। हाँ, इसी इसी में रहते हुए कोई जॉब अगर आपको पता है तो। अब जो आपने क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट का डिस्कशन छेड़ दी हुई है, देखें मसला ये है कि ये जो वेरिएबल है ना ये इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। हालांकि स्ट्रक्ट में ऐसी कोई चीज हमने नहीं पढ़ी, स्ट्रक्ट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं पड़ी हुई, जो वेरिएबल लिखा हुआ है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट क्लास के अंदर क्या है कि हम अगर यहाँ पे लिखेंगे ना पब्लिक, तो अब इसकी एक्सेस जो है ना वो इधर है। अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, अब इस लेंथ को भी एक्सेस कर सकते हैं, विड्थ को। अब देखें ये एरर खत्म हो गई। अब इसका पब्लिक का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। वैसे आपको मैं बताऊं कंप्यूटर साइंस क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस मैं जो डेफिनेशन बताता हूँ ना कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस। क्यों? एक चीज का सिंपल सा नाम है, आप उसको नाम को जबरदस्ती कोई मुश्किल सा बना दें, जबरदस्ती कोई। मिसाल के तौर पे अगर आप डेटाबेस सीखेंगे तो वहां पे एक लफ्ज है रो। टेबल्स होते हैं, टेबल्स में रो होता है, तो वो वहां पे रो नहीं कहते, वो कहते हैं इसको टपल कहो। भाई टपल क्यों कहे हम इसे रो कहते हैं, नहीं आपने इसको टपल ही कहना है। तो फजूल की टर्मिनोलॉजी इंक्लूड करके ना किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड करना इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। तो अब क्योंकि शशके वाले नाम में मतलब फर्ज करें आप क्लास जब ये क्लास खत्म होगी और आप किसी ऊप वाले बच्चे से डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा शशके वाले नाम भी आने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बंदा होता है ना कभी कभी थोड़ा सा किसी के सामने चौड़ा होने के लिए वो कुछ ऐसे फजूल से नाम बता रहा होता है कि देखें जी ये भी, ये पता है, डू यू नो अबाउट दिस, डू यू नो। तो आपको मैं साथ साथ कुछ शशके वाले नाम भी बताऊंगा कि आप कभी किसी डिस्कशन में बैठने के काबिल हों और उनको थोड़ा सा अगर कोई इंप्रेशन अच्छा डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। तो वो ये है कि एक्सेस मॉडिफायर, इसको हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। वैसे ही मैंने ये लिख दिया हुआ वेबसाइट पे कि एक्सेस मॉडिफायर हम पढ़ेंगे और वो 2 किस्म के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो एक्सेस मॉडिफायर का मतलब देखें, एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस को मॉडिफाई करना। एक्सेस मॉडिफायर की अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ें इस वर्ड को, एक्सेस मॉडिफायर मतलब एक्सेस को मॉडिफाई करना, कि मतलब इसकी जो एक्सेस है, मतलब इसको एक्सेस करने की जो हमें हमारी ताकत है उसको हमने मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है।
वो मॉडिफाई क्या किया है कि हमने इसको पब्लिक कर दिया। पब्लिक का मतलब है कि हर बंदा इसे जो है ना एक्सेस कर सकता है। अब ये एक क्लास है, इस क्लास के अलावा जितनी भी चीजें हैं ना वो हम उसको हम कहेंगे आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया। तो पब्लिक का मतलब है कि इस क्लास के अलावा कोई भी बंदा इसे एक्सेस कर सकता है। मेन फंक्शन भी एक्सेस करता है, कोई और क्लास बनाए उसमें भी एक्सेस हो सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइवेट, अब देखें आप यहाँ पे एरर आ जाएगी, यहाँ पे फिर से एरर आ जाएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि प्राइवेट का मतलब होता है कि इस क्लास के अलावा और कोई बंदा इसे एक्सेस नहीं कर सकता। अब देखो ना, मेन ये जो मेन फंक्शन है ये इस क्लास के अंदर तो नहीं आता ना, ये इस क्लास के बाहर है। इसका मतलब ये है कि ये इसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी तरह से पब्लिक और प्राइवेट का मतलब होता है एक्सेस मॉडिफाई करना किसी भी चीज की, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो कोई एट्रीब्यूट हो, चाहे कुछ भी हो। फंक्शन की कैसे करेंगे अभी देखते हैं। बाय डिफॉल्ट जब हम ये नहीं लिखते ना, तो क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट ये सारे क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। ये सारे प्राइवेट हो जाते हैं। प्राइवेट का मतलब हम अब इसे इधर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है कि अगर हम इसको प्राइवेट करते हैं और उसको एक्सेस नहीं कर सकते तो उसका हमें फायदा क्या होगा, ठीक है, तो उस फायदे को अभी फिलहाल छोड़ें। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसका फायदा क्या होगा, ठीक है ना, कि इसको प्राइवेट करने का या पब्लिक करने का क्या फायदा है, क्यों शुगलम ये नया इंट्रोड्यूस किया है हमने, उसको भी देखते हैं। बट बाय डिफॉल्ट इसको ये जो है ना स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट जितने भी ये जो एट्रीब्यूट्स या हम वेरिएबल कहें जिन्हें, वो सारे क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। ठीक है, मतलब हर जगह एक्सेस हो सकते हैं। बट क्लास के अंदर ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आपके स्ट्रक्ट और आपके क्लास के अंदर। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, कि क्लास और स्ट्रक्ट के अंदर ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, इसको हम पब्लिक कर देते हैं कि भाई पब्लिकली हर बंदा इसे एक्सेस कर सकता है। अच्छा, अब एक सर एक्सक्यूज मी, जी जी, सर ये बात रिपीट कर दे जो आपने पहले की थी, क्या डिफरेंस चीज, क्या चीज डिफरेंस? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्ट्रक्ट और बाय डिफॉल्ट जो है, ओके प्लीज माइक बंद कर दें, मैं बताता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि बाय डिफॉल्ट जो है स्ट्रक जो है, स्ट्रक के अंदर आपको पता है पब्लिक और प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं होती। बट इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है, अगर मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। बट स्ट्रक के अंदर जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो सारे क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। इसलिए तो वो सारे एक्सेसिबल होते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक लिखूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट लिखने का कोई कोई तुक ही नहीं बनती। आप सीधा उनको एक्सेस कर लें, वो सारे एक्सेसिबल हैं। बट अगर आप ये क्लास लिखते हैं, इसको इसको क्लास कर देते हैं, तो देखें ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई ये सारे क्या हो गए, प्राइवेट हो गए हैं। तो ये मेजर फर्क है आपकी क्लास और स्ट्रक्ट में। आया, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब हम एक नई चीज इसमें सीख रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि मैंने आपको कहा क्लास जो है ना एक फुल पैकेज होती है। फुल पैकेज का मतलब क्या, कि मैंने इस बॉक्स के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी भी होती है। अब बॉक्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, लेंथ, विड्थ और हाइट। और उसके फंक्शन क्या है, एरिया कैलकुलेट करना, वॉल्यूम कैलकुलेट करना, ये सारे क्या उसके फंक्शन है। अब स्ट्रक्ट के अंदर हमने ऐसी कोई चीज नहीं सीखी थी। अब आप देखिएगा हम क्लास के अंदर सारे फंक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब हमने एक फंक्शन बनाना है, लेट सपोज एरिया कैलकुलेट करने का। तो उसका रिटर्न टाइप होगा डबल और उसका नाम होगा एरिया। और इसमें कुछ हमें पास करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद रिटर्न जो है वो आप कर दें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक हो गया। अब आप देखिएगा क्या शुगल होता है। देखिएगा, अब यहाँ पे हमने इनपुट ले ली। ठीक है, इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत ही नहीं है। हम सीधा लिखते हैं सी आउट एरिया इज एरिया ऑफ बॉक्स इज b1 डॉट एरिया। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ ताकि देखते हैं पहले क्या होता है। हमने किया क्या है, बॉक्स के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, 3 एट्रीब्यूट के बाद एक फंक्शन लिखा हुआ है। और हमने क्या किया है, 3 एट्रीब्यूट में पहले इनपुट ली है और इस फंक्शन को कॉल किया है, बस सिर्फ ये काम किया है। तो इसमें ये एंटर क्यों नहीं करने दे रहा,
हम एंटर करते हैं 10, 10 और 10। एरिया ऑफ बॉक्स इज 100। तो ये जवाब सही दिया है कि गलत दिया है? 10 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 100 ही आता है ना, तो एरिया आ गया 100। ठीक है, यस इसका सर। मतलब है कि ये फंक्शन बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। अब ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये, क्योंकि ये पब्लिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है जितनी भी चीजें नीचे लिखी होंगी सारी होंगी पब्लिक। अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पे सवाल आ रहा है जहन में कि सर हम एरिया के अंदर वैसे तो इसको पैरामीटर भेजने चाहिए थे ना, आपको लगता नहीं है कि हमें लेंथ और विड्थ यहाँ पे भेजने चाहिए? हमने भेजे नहीं है यहाँ पे। डायरेक्ट इसको कैसे एक्सेस कर रहा है ये, कोई बता सकता है? ये जो एरिया है ये इस लेंथ और विड्थ को कैसे एक्सेस कर रहा है? शायद सर पब्लिक सर हुआ है क्लास के इसलिए अंदर वो वो access कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज इसको समझाने से पहले ना एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर आपको याद हो, जिसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल, एक वेरिएबल का स्कोप कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है? कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, आपको याद होगा फॉर लूप जो है वो, उसके अंदर हमने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो उसका स्कोप सिर्फ उस वेरिएबल के अंदर ही होता है, उस फॉर लूप के अंदर होता है। क्या मतलब, क्या कह रहा हूँ? ये लेंथ है ना, अगर मैं कहूं कि यार ये मेमोरी जो है खत्म कब होगी, आप कहेंगे सर ये इस ब्रैकेट से शुरू होगी और खत्म होगी जब ये ब्रैकेट आएगी, ये वाली ब्रैकेट, इस पे ये खत्म हो जाएगी। तो अब क्योंकि ये लेंथ जो है इसका स्कोप इस पूरे क्लास के अंदर है, क्योंकि इस क्लास की कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे खत्म होती हैं। क्योंकि अब इसका स्कोप पूरी क्लास के अंदर है, इसलिए हमें यहाँ पे फिर से इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है कि डबल लेंथ। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ पहले से मौजूद है, ये पहले से डिक्लेयर हुई हुई है। तो अब हम अगर इसके अंदर यूज कर रहे हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो लेंथ यूजर ने दी है उसको मल्टीप्लाई बाय कर रहे हैं विड्थ से। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा मेमोरी मैप बनाना दिखाऊं, अब आपका होगा क्या? होगा ये कि सबसे पहले पहले आपके पास एक B1 नाम से एक बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीजें पड़ी हुई हैं? इसके ऑब्जेक्ट के अंदर 3 चीजें पड़ी हुई हैं। फंक्शन की मेमोरी नहीं बनती, आपको पता होगा। फंक्शन जब कॉल होता है तब वो स्टैक में बनता है। स्टैक का मतलब है कि एक टेम्पररी मेमोरी बनती है और वो फिर रिमूव हो जाती है। बट वेरिएबल जो है ना वो स्टैक में नहीं बनते, वेरिएबल परमानेंट बनते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये जो लोकल वेरिएबल है ये बन जाएंगे। अब इसका होगा क्या, ये 3 आपके डब्बे बनेंगे। एक डब्बा बड़ा बनेगा जिसको हम B1 कहते हैं। इसके अंदर एक लेंथ का है, लेट्स सपोज मैं शॉर्ट नेम लिख देता हूँ, फिर एक विड्थ का है, फिर एक हाइट का है। ठीक है, इसके अंदर कुछ पड़ा होगा, इसके अंदर भी कुछ पड़ा होगा और इसके अंदर भी कुछ पड़ा होगा, इस तरह से कुछ पड़ा होगा। जी जी, एक मिनट यार। जी जी सर, 23 सारे प्रेजेंट है। बॉल पेन नहीं सर, बॉल पेन। अच्छा जी, ओके। तो ये जो है आपका B1 जो है, B1 के अंदर लेंथ विड्थ और हाइट होगा। अगर फर्ज करें मैं B2 करता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ B2, और यहाँ पे उसकी अलग से मेमोरी बनेगी। ये मेमोरी अलग है, ये अब उसके लिए भी यही सिस्टम सारा। अगर मैं इसको ना लिखूं और कॉपी पेस्ट कर लूं इधर से, तो इसके लिए ये सारा मेमोरी जो है ना ये सारी शुरू से बनेगी। ये बी की है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो मुझे बता सकता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। शाबाश, क्लियर है सर। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि यार अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे लिखूं एक वेरिएबल, लेट सपोज कॉमा B2, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं B2 डॉट एरिया लिखूंगा तो जवाब क्या आएगा? कोई बता सकता है कि इसका जवाब क्या आएगा? अगर मैं इनपुट करता हूँ 100 100 और 100 और 10 10 10 इनपुट करता हूँ तो क्या एरिया 100 आएगा? 100 ही आएगा सर सर। यहाँ पे नो सर, पढ़े ही नहीं हुआ सर 100 बट ही नो आएगा सर। क्योंकि वो उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, 100 आएगा, सही। नहीं सर। ओके, 100/100। अच्छा। देखें अब एग्जैक्टली क्योंकि आप लोग, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि क्योंकि आप लोग डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, दैट इज वेरी गुड। आप लोगों में से काफी लोग कह रहे हैं कि 100 होगा, काफी लोग कह रहे हैं और जो सही कह रहे हैं कि नहीं होगा 100 इसका जवाब। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ। अब ये देखो बेटा, B1 जो है ना
मैंने ये लिखा है b1 डॉट लेंथ, b1 डॉट विड्थ, b1 डॉट हाइट। अगर इसमें मैंने 10 एंटर करवाया ना तो इधर 10 होगा, इधर 10 होगा, इधर 10 होगा। अब देखो B2 की मेमोरी बिल्कुल अलग है, B2 की मेमोरी अलग है, तो क्या B2 के अंदर कुछ पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा। अगर हम B2 का एरिया का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये लेंथ और विड्थ में क्या पड़ा हुआ है? गार्बेज पड़ा हुआ है। तो गार्बेज मल्टीप्लाई बाय गार्बेज इज इक्वल टू गार्बेज। तो इसका जवाब है कि सर ये जो इसका जो जवाब है ना वो गार्बेज आएगा। ठीक है, क्योंकि B2 के अंदर तो हमने कुछ रखा ही नहीं है, हमने तो ये B1 के अंदर रखवाया है अभी। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है। ये बात सबको क्लियर हो गई कि मैंने क्या कहा अभी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. बेहतरीन, शाबाश शाबाश, चलें ठीक हो गया, सही। अगर एक दो बंदे यस कर देते हैं तो बाकी लोग अगर वही जवाब है तो प्लीज बस ठीक है, बस कर दिया करें। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब हमें इसका फायदा ये हुआ कि हमारा सारा जो है ना, एक तो हमें फायदा ये हो रहा है कि हमारा सारा पैकेज इकट्ठा हो गया, हमारा सारा पैकेज जो है ना वो इकट्ठा हो गया, एक ही में हो गया। ठीक है ना, एक ही में फिक्स हो गया। अच्छा, कि अब हमें एरिया अलग से लिखने की, अब जितने भी फंक्शन है ना, अगर देखो आप कोई लाइब्रेरी यूज करते हो, अब फर्ज करें मिसाल के तौर पे एक एक डेटा स्ट्रक्चर है, आप जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें एक डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। स्टैक में क्या होता है? पुश होता है, पॉप होता है, काफी सारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको स्टैक का पता नहीं है तो इट्स ओके, उसमें कोई आपको नॉलेज होनी जरूरी नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि फर्ज करें, या लेट सपोज हम मिसाल स्टैक को छोड़ें, आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसकी या कोई कस्टमर है उसका आप ले लेते हैं। तो कस्टमर की क्लास क्या करेगी? कैलकुलेट करेगी बिल को। अच्छा, उसके बाद कोई और चीज परचेज करनी है वो होगा, कितने आइटम उसने परचेज किए हैं, कितने उसने जो है ना वो फिर रिजेक्ट किए हैं, लेट सपोज कितना उसका टोटल बिल बना है, कितना उससे डिस्काउंट मिला है, ये हर कस्टमर का अलग अलग होगा। अब ये सारी चीजें उसके लिए हम कस्टमर के अंदर कस्टमर की क्लास बनाएंगे और उसके अंदर ये सारे फंक्शन लिख देंगे। हमें उसका फायदा क्या होगा? हमें उसका फायदा ये होगा कि अब हमें ये फंक्शन अलग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप किसी कंपटीशन में जाते हो तो अगर आपको सारी स्ट्रिंग की लाइब्रेरी जो आपने यूज की हुई है, लेट सपोज आप स्ट्रिंग का कॉपी का फंक्शन है, कंपेयर का फंक्शन है, या कि ये दो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ये सारी चीजें बिल्ट इन होती हैं, बनी बनाई होती हैं। जो मैं आपको स्टैक का मिसाल दे रहा था ना, वो इसलिए दे रहा था कि फर्ज करें आपको, आप एक कंपटीशन में गए, वहां को आप वहां पे ना आपको स्टैक यूज करना है। अब एक तरीका ये है कि आप सारा जो उसको ना पॉइंटर शॉइंटर यूज करके आप वो स्टैक क्रिएट करें। अब कंपटीशन के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि आप वो सारा चीजें स्क्रैच से बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें। उसमें क्या होता है कि आप बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है जिसको हम कहते हैं एसटीएल। ठीक है ना, वो एसटीएल यूज करते हैं आप, जैसे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम करते हैं ना कि बनी बनाई चीजें, या आपने कभी मैथ की लाइब्रेरी इंक्लूड की हो जिसमें मैथ के फंक्शन पड़े होते हैं, तो आप इसी तरह से एसटीएल लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं और उसमें सारा ये स्टैक विस्टैक पड़ा होता है, आप उसको डायरेक्ट यूज कर रहे होते हैं। अब इसी तरह से आप लोग क्या करते हैं? आप अपनी लाइब्रेरी बनाते हैं। ठीक है, अब कस्टमर को ये, अब जो बंदा है ना जो कोडर होगा, उसे ये पता नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप फर्ज करें सी शार्प पे काम करें कभी, सी शार्प एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें काफी सारी चीजें बनी बनाई पड़ी हुई है। अब मैं आपको सी शार्प में मिसाल देता हूँ, हम इस पे भी वैसे कर सकता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको डेमो दूंगा। अब सी शार्प में क्या है, लेट सपोज एक फंक्शन है ड्रॉ का, वो क्या करता है कि जो भी चीज जो ना आप कहेंगे वो ड्रॉ कर देगा। अब ये फंक्शन आप खुद से बनाएंगे ना तो काफी काम खराब हो जाएगा, आपको काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी और काफी सारी विंडो की चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब हम क्या करेंगे, हम एक क्लास है उसको इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड, फर्ज करें वो लाइब्रेरी इंक्लूड की, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट में लिखेंगे लेट सपोज ओबी डॉट ड्रा। जैसे ही ओबी डॉट ड्रा करेंगे ना, अब वो ड्रा का फंक्शन क्या कर रहा है हमें उससे कोई गर्ज ही नहीं है। ठीक है ना, उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है कोई गर्ज ही नहीं है, हमने उस ड्रा को फंक्शन को सिर्फ यूज करना है। इसी तरह से ये बॉक्स की क्लास है, ये बनी हुई है हमारे पास। अब ये जो एरिया है ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, जो दूसरी क्लास होंगी या जो मैन होगा ना, उसको उसको ये गर्ज ही नहीं है कि ये एरिया कैसे कैलकुलेट कर रहा है, बस उसको सिर्फ ये यूज करना है। अब आप ये सोचें कि ये तो एक छोटी सी क्लास है ना, आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, उसमें लाइब्रेरी के कुछ फंक्शन है, स्टूडेंट के कुछ फंक्शन है, टीचर के कुछ फंक्शन है। टीचर मार्क ऐड करता है, डिलीट करता है, स्टूडेंट ऐड करता है, डिलीट करता है, स्टूडेंट है वो फीस पे करता है, ये काफी सारी फंक्शनलिटी उसमें है। अब फर्ज करें हर मॉड्यूल अलग अलग बना लिया आपने, अब आप सिर्फ मैन के अंदर उनके ऑब्जेक्ट बना के उनको यूज करें, ये कितना काम इजी हो जाएगा। आप लिखें टीचर ओबी, ठीक है ना, आप टीचर का एक ऑब्जेक्ट बनाएं और लिखें ओबी डॉट कैलकुलेट सैलरी,
और टीचर की सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। ओबी डॉट लेट सपोज स्टूडेंट, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी उसके साथ इनरोल हैं वो सारे के सारे आ जाएं। देखो कितना काम इजी हो जाएगा आपका। तो एक क्लास के अंदर एट्रीब्यूट और फंक्शनैलिटी हम इंक्लूड करते हैं और हम इसे कहते हैं कि ये फुल एक पैकेज है। फुल पैकेज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। अब बॉक्स क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो बॉक्स के अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, कि मतलब बॉक्स क्लास के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक तो उसके एट्रीब्यूट पड़े हुए हैं और एक उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी है। अब हम इसमें एक और फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। इसमें हम एक और भी ऐड कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं इनपुट। इसमें हम एक और भी ऐड कर सकते हैं फंक्शन जिसको हम कहते हैं लेट सपोज प्रिंटिंग। ठीक है, काफी सारे फंक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहां तक तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैंने आपको बताया पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट जो है ना, उसका जो है ना फायदा मैंने आपको असल में स्ट्रक्ट का नुकसान जो बताया था ना, वो इसका फायदा है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा हूं मैं बताता हूं। इस पब्लिक को हम लिखते हैं इधर। इससे क्या होगा कि ये सिर्फ ये फंक्शन जो है ना ये पब्लिक होगा, ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी। मैं आपको कंफ्यूजन मिटाने के लिए इधर अलग से प्राइवेट लिख देता हूं। वैसे लिखे नहीं लिखे आपकी मर्जी है, ये लिख देता हूं। अब ये क्या होगा, ये तीनों चीजें हो गई प्राइवेट और ये फंक्शन जो है ना ये हो गया पब्लिक। इसका मतलब हुआ कि अब हम इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखिए फंक्शन ये एक्सेस करने दे रहा है, फंक्शन पे कोई रेड लाइन नहीं आई, एरर नहीं आई। इन पे एरर आ गई है क्योंकि ये प्राइवेट है। अब प्राइवेट होने का फायदा क्या होगा, हम क्या करें, हम एक इनपुट का फंक्शन बना लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं b1 डॉट इनपुट और उसके अंदर 3 इनपुट डाल देते हैं, 2 3 4। ठीक है, अब ये इनपुट का फंक्शन क्या करता है, ये पब्लिक होना चाहिए। वाइड इनपुट और इधर लिखते हैं इंट a इंट b, और सॉरी इंट नहीं है, डबल है, डबल। ये मैं बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, मैंने सेव पता नहीं की है कि नहीं की, कर दी है सेव। ठीक है, ओके 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 ओके। अब ठीक है, अब ये इनपुट जो है ना, जो भी आपने इसमें भेजा होगा उधर से, वो हम इसमें डाल देते हैं। लेट सपोज लेंथ जो है वो इज इक्वल टू a है, विड्थ जो है वो इज इक्वल टू b है, और हाइट जो है इक्वल टू c है। ठीक है, अब हम इस इनपुट के अंदर ये भेजेंगे और वो ऑटोमेटिकली, अब देखो हमारा ये इनपुट वाला काम भी इजी हो गया। हमें यहाँ पे इनपुट करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा इधर इधर जो है ना इनपुट भेज दिया है और उसी को जो है हम आउटपुट कर रहे हैं। अब 2 3 है तो इसको चलाते हैं तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, क्योंकि एरिया इसका 2 और 3 है तो 6 हो जाएगा। 6 इसका आउटपुट होना चाहिए। चलाते देखते हैं क्या हो रहा है। एरिया ऑफ बॉक्स इज 6। ये 6 क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉक्स B1 लिखा। ठीक है, ये बॉक्स B2 की जरूरत है नहीं हमें, तो इसको खत्म कर देते हैं। B1 के अंदर फिर हमने इनपुट ली। इनपुट का मतलब क्या कि हमने ये फंक्शन कॉल किया और लेंथ को सेट कर दिया A के, विड्थ को सेट कर दिया B के, हाइट को सेट कर दिया C के। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो बॉक्स है ये इनपुट का फंक्शन क्या करेगा, इसको 2 3 और इसको 4 के बराबर सेट कर देगा। ठीक है, जब हम इसका फंक्शन कॉल करेंगे एरिया, तो एरिया का क्या मतलब, लेंथ और विड्थ। तो लेंथ और विड्थ में ये देखेगा क्या पड़ा हुआ है, लेंथ और विड्थ में 2 और 3 पड़ा हुआ है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आता है, 6 आता है। तो ये 6 आपको प्रिंट करके दिखने में आएगा आपको। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है कि सर ये क्या किया हमने। सिर्फ हमने इनपुट का फंक्शन ऐड किया है। अभी हमारे पास बॉक्स की क्लास के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 3 एट्रीब्यूट पड़े हुए हैं जो प्राइवेट टाइप के हैं। प्राइवेट का मतलब अब हम इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा यहां तक बात ठीक है, यहां तक कोई मसला? नो सर। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएं एक चीज कि ये जो मैंने इसको ऐसे लिखा है, इसका फायदा क्या हुआ, इनपुट इनपुट ऐसे लिखने का कोई फायदा हुआ अभी इसका? नहीं सर। कोई फायदा अभी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा आपको? सर तो शाबाश। आप प्राइवेट यस सर, हुआ है। एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट होने का क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? सर ये सर आपने इनिशिएट नहीं कर सकते।
को चेंज नहीं कर सकते आप। नहीं चेंज देखो ना, जब भी देखो चेंज क्यों नहीं कर सकता, मैं इधर फिर से लिखूं यही फंक्शन फिर से लिख लूं, इधर चेंज हो जाएगा। मैं चेंज कर दूं, इधर मैं 13 लिख दूं, 12 लिख दूं, 13 लिख दूं, ये चेंज हो जाएगा। चेंज वाली बात तो गलत है। और क्या, और आपको क्या नजर आ रहा है, क्या फायदा हुआ इसका? कोई फायदा नजर आ रहा है आपको कि इसको प्राइवेट करने का कोई फायदा नजर आ रहा हो? देखो अगर सर नहीं समझ ये में आया ना तो आपने एਵੇਂ ही उसको जस्टिफाई नहीं करना कि हाँ देखो फायदा हो गया, शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका कोई फायदा ही ना हो। सर फायदा तो वही नहीं हुआ फिर इसका। कोई नहीं हुआ ना। आप कोई और बच्चा है जो बताना चाहे कि सर इसका फायदा ये वाला हुआ है हमें? सर मुझे लगता है इसका फायदा हुआ है। क्या? सर ये बॉक्स वन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सिर्फ ये 3 हैं और ये इसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और किसी और के लिए वो होंगे नहीं, इसलिए प्राइवेट हुए हैं। नहीं ये इसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं मतलब, अब आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें जरा, मतलब कि हम इसकी वैल्यू तो एक्सचेंज चेंज कर सकते हैं ना। मैं अगर -2 दूं तो इसकी चेंज हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ये गलती तो अभी भी तक है हमारे पास। फायदा क्या हुआ इसका? मतलब सर अब इसी के लिए स्पेसिफिकली यूज हो रहा है, नहीं इसी के लिए चीज स्पेसिफिकली के यूज लिए हो आप रहा है मतलब, देखें अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं तो भी इसी के लिए यूज होगा, अगर इसको प्राइवेट कर दूं तो भी इसी के लिए यूज होगा। मजा नहीं आया तेरे चलें जवाब सर में? इसका। फिलहाल तो अच्छा सच्ची अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड ही हो रहा ओके है ओके ओके कोड। ओके। फायदा तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग नजर गया आ है रहा है कोड? इसका। जी नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, वैसे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फायदा कोई नजर नहीं आ रहा। यही फायदा हम नजर नहीं आ पब्लिक रहा, करके। बेहतरीन। अच्छा अब हम आते हैं इसके फायदे पे। देखो अभी आप लोगों को, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ऊप के अंदर बाज़-औक़ात आपको काफी सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। आप कहेंगे कि यार इसका फायदा क्या है? जैसे अभी एक भाई कह रहा है ना कि ये कोड कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं हम, तो सम टाइम हम आपको लगेगा कि हम कोड कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, आपको कोई दूसरी तीसरी क्लास में उसके या थोड़ा सा आगे पता चल जाएगा, बट आपको पता जरूर चलेगा कि इसको कॉम्प्लिकेट करने का फायदा क्या हुआ है। ठीक है ना? क्योंकि असल में ना हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डायरेक्ट नहीं मिला सकता, इधर मैं आपको डायरेक्ट उसका फायदा नहीं दिखा सकता। पहले आप चीजें सीखेंगे ना, मतलब कि अरे क्या होती है, किस तरह से होती है, फिर आपको उसका फायदा नजर आएगा कि अच्छा लेट्स सपोज अगर आपने बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च पढ़ी हुई है, तो अगर आप पहले सर्च करना ही नहीं आता हो आपको, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि नुकसान क्या है उसका? अगर आपने कभी जिंदगी में लीनियर सर्च की नहीं है, आपको पता है बाइनरी सर्च क्या होती है? किसी को पता है बाइनरी सर सर्च का? आपकी किसी को आवाज पता कम आ है रही है। बाइनरी सर्च का? किसी को पता है? सर वो वाली तो नहीं कह रहे कि अगर उससे ग्रेटर है तो वो आधी नहीं मेमोरी नहीं खत्म कर देगा नहीं अगर नहीं लेस है। नहीं, हाँ वो वही वाला मेथड वही है। असल में बाइनरी सर्च में क्या होता है कि नंबर ऑफ इटरेशन जो है ना, लूप कम चलता है। अब आप जो 200, अगर 200 साइज के अरे बनाएंगे या 300 साइज के अरे बनाएंगे, वहां पे आपको इसका फायदा देखने में नहीं आएगा। अगर आपकी डेटा होगी ना कोई 2-3 करोड़ या अरब, तब आपको फायदा दिखने में आएगा कि अच्छा 2 करोड़ की डेटा में से सिर्फ हमने जो लूप चलाया वो चलाया सिर्फ 2000 दफा, तो तब फायदा समझ में आएगा आपको। तो चीजों का फायदा समझने के लिए ना आपको उसकी एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। ऊप विदाउट एप्लीकेशन इज नथिंग। ठीक है ना? तो थोड़ा सा वेट करें, आपको हर चीज का समझ में आएगा कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं कि इसका फायदा क्या है। अब देखें, जो मैंने आपको एक मसला बताया था कि यार यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव भेज रहा हूँ तो इधर नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। देखो अब पहले हमारे पास कंट्रोल नहीं था, अब हमारे पास कंट्रोल है। क्या मतलब? अब मैं अगर इधर इफ लगा दूं, इफ a इज लेस देन 0, आपने उसको यहां से -1 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है? और एल्स जो है लेंथ जो है वो आपने ए के बराबर। क्या मतलब? अगर ए जो है वो नेगेटिव में है तो आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो पॉजिटिव में हो जाए, अदरवाइज आप उसको सिर्फ ए असाइन कर दें। अब हम ऊपर से कुछ भी भेजें, देखिए अब हम उसको -2 भेजें या +2 भेजें, ऑटोमेटिकली ये, अब देखो ना, हमें यहाँ पे इफ शिफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कि हम इसको जब आप किसी चीज को यूज कर रहे होंगे ना, तब आप बैठ के, अब देखो ना आपके जहन में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम मेन में इफ लगा दें, मेन में इफ लगाने का मतलब ये है कि हम उस मॉड्यूल की चीजें को खुद से देख रहे हैं। तो हर चीज मैंने आपको बताया ना कि ऊप का मतलब क्या है कि मॉड्यूल बनाना, मॉड्यूल बनाना। अच्छा, मॉड्यूल बनाने का मतलब क्या है? मॉड्यूल बनाने का मतलब ये है कि हम हर चीज को इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं, हर चीज अलग अलग है। हम अब देखो, अब अगर हम मॉड्यूल की चीजों में इंटरफेयर करेंगे कि अगर हम मैन के अंदर ये इफ लगा के बैठ जाएं कि ये जो माइनस में एंट्री की है और
या प्लस में एंट्री की है, फिर हमें फायदा क्या होगा? मॉड्यूल का मतलब यही है ना कि हर चीज इंडिपेंडेंट। ये मॉड्यूल का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है कि हमने गलत इनपुट किया। ये मॉड्यूल देखेगा खुद। अब मॉड्यूल मतलब ये ऑब्जेक्ट खुद देखेगा कि ये जो एंट्री हुई है ये गलत है या सही है, या इसको सही मैंने कैसे करना है। हमें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसका फायदा आप अगर सोचोगे ना इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्या मतलब कि फर्ज करें आपकी जी 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 क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, अच्छा देखिए, अगर मिसाल के तौर पे आपकी क्लास का एक बच्चा है जिसने ना मुझे ये 3-4 क्लासेस बना के मुझे दे दी। अब मेरा काम, फर्ज करें आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, आप प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसमें ना आपके जिम्मे लगा कि आपने ये 4 क्लासेस बनानी है। आपने उस क्लासेस के फंक्शन ये वो जिसमें आपने फाइल से रीड करना ये वो सारे फंक्शन बना दिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है वो आपने बना दिए हैं। आपने वो फंक्शन मुझे दे दिए, मैं आपका क्लास का, मैं फर्ज करें आपका ग्रुप का लीडर था, आपने मुझे दे दिए। अब मेरा काम ये था कि उन फंक्शन को यूज करना है। अब मैं लिखूंगा ob डॉट लेट सपोज रीड फाइल। अब मुझे ये पता नहीं होगा कि फाइल रीड आपने कैसे करवाई है, बट मुझे ये पता होगा कि मैं फाइल का नाम लिखूंगा वो ये रीड कर देगा, सारे एट्रीब्यूट में रीड कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो ये फायदा है। अब उस फाइल में अगर फर्ज करें गलत कोई इनपुट पड़ी हुई है, वो कैसे रीड, गलत उसको सही कैसे करना है, ये जिसने वो क्लास लिखी होगी ना, ये उसका मसला है, हमारा मसला नहीं है। अब फर्ज करें मिसाल के तौर पे आप अज्यूम कर लें कि आपने एक क्लास लिखी हुई है जिसका नाम है लेट सपोज एम्प्लॉय, ठीक है, और मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पे ob डॉट लेट सपोज रीड फाइल, और इधर फाइल का नाम लिखता हूँ लेट सपोज। अब यहाँ पे मुझे इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि यार एम्प्लॉय की डेटा अगर गलत हो, मिसाल के तौर पे किसी का बिल अगर नेगेटिव में लिखा हुआ है या किसी का बिल अगर लिखा ही नहीं हुआ, तो उसको कैसे हैंडल करना है। अब ये मेरा मसला नहीं है, जिसने इस क्लास को बनाया होगा, जिसने ये रीड फंक्शन बनाया होगा, ये उसका मसला है। अब मुझे फायदा क्या होगा इससे? मुझे फायदा ये होगा कि मैं विदाउट किसी डर के, किसी भी डर के बगैर, मैं कि यार ये पता नहीं कैसे काम कर रहा है, ये क्या, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि भाई ये ob डॉट रीड फाइल लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो रीड कर देगा फाइल, ठीक है। अब ये फायदा होता है एक मॉड्यूल बनाने का, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि मॉड्यूल बनाने का क्या फायदा होगा? आपने क्लासेस इंडिपेंडेंटली लिख दी हैं, आपने एम्प्लॉय की क्लास लिख दी है। अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसका ये फंक्शन जो है वो कैसे काम कर रहा है, वो हमें नहीं पता। बस हमें ये पता है कि इसका फंक्शन ये काम करता है, हमें पता है कि रीड फाइल जो है ना इसका ये फंक्शन है और उसका ये काम है। अब वो कैसे कर रहा है काम, ये हमारा मकसद नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हो, आपने एक लफ्ज सुना होगा फ्रेमवर्क, कि मैं यार एंगुलर में ना फला फ्रेमवर्क पे काम कर रहा हूँ, मैं एंगुलर एक फ्रेमवर्क ही है, मैं ना रूबी ऑन रेल पे ना वो काम कर रहा हूँ, मैं जो है ना लेट सपोज डॉट नेट पे काम कर रहा हूँ। तो ये सारे क्या है? ये फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क का मतलब है कि चीजें आपके लिए बनी बनाई पड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पाइथन में जाते हैं तो वहां पे काफी सारी लाइब्रेरी पहले से बनी बनाई पड़ी हुई है। अगर आपने कोई रिसर्च करनी है, मिसाल के तौर पे मैंने कोई एक बड़ी सी डेटा है उस पर कोई एनालिसिस करनी है, तो उस एनालिसिस के लिए काफी सारे फंक्शन पहले से बनाए हुए हैं। किसने बनाया हुआ है? रिसर्चर ने बनाया हुआ है। हमने सिर्फ क्या करना है? हमने सिर्फ उन फंक्शन को यूज करना है। तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ, मिसाल के तौर पे मेरा जो FYP लास्ट सेमेस्टर में था, क्लासरूम रेस्पॉन्स सिस्टम, जिसमें हम मशीन लर्निंग के लिए मशीन लर्निंग यूज कर रहे थे, और डेटा काफी थी, उस पर हम कोई एनालिसिस कर रहे थे। अब अगर बैठ के आप वो सारा शुरू से करेंगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे। बट अगर मैं आपको कहूँ कि यार वो डेटा आपके पास पहले से अवेलेबल है, अब सिर्फ आप आगे बढ़ाएं, तो आप जाहिर सी बात है आपको मैक्सिमम कोई 15 दिन लगेंगे उस बनी बनाई चीजों को समझने के लिए, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो मॉड्यूल बनाने का फायदा सिर्फ ये है कि आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अब अगर मुझे फर्ज करें, अगर ये फाइल रीडिंग में कोई मसला हो रहा होगा ना, तो मैं सिर्फ इस फाइल रीडिंग के फंक्शन को देखूंगा। मैं पूरे के पूरे कोड को, अगर मैंने 1.5 करोड़ लाइनें लिखी हुई हैं कोड की, मैं पूरी की पूरी 1.5 करोड़ लाइनें नहीं देखूंगा। मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज को देखूंगा कि यार इसमें क्यों मसला आ रहा है। आर यू क्लियर विद आइडिया के इस मॉड्यूल बनाने का हमें क्या फायदा हो रहा है? जी बच्चों, आर यू क्लियर कि ये फायदा हमें क्या हो रहा है इसका? यस सर। ठीक है, यस सर। बाकी वक्त के साथ साथ और फायदे समझ में आएंगे।
अच्छा अब हमने किया क्या है, हमने किया ये कि भाई अब ये सारा काम आपने बाकियों के लिए भी करना है, ये विड्थ के लिए भी करना चाहिए आपको, ये आपको फिर हाइट के लिए भी करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बी और ये आ जाएगा विड्थ, ये बी आ जाएगा, ठीक है। तो हम सी कर देते हैं और सॉरी बी कर देते हैं, हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा और यहाँ पे आपकी हाइट आ जाएगी और यहाँ पे जो आपका है वो, ठीक है। अगर ये नेगेटिव में है तो आपने उसको पॉजिटिव कर देना, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर फर्ज करें आपका स्टूडेंट है, वहां पे एक एट्रीब्यूट है सीजीपीए का, आपको पता है कि लेट्स सीजीपीए जो है वो 0 से लेकर 4 तक ही होता है। अगर किसी ने सीजीपीए जो है ना वो 9 एंटर किया है तो आप उसको एक मैसेज शो करवा सकते हैं। आपने एक चेक लगाया होगा कि अगर उसने गलत एंट्री की है ना तो आप उसे मैसेज शो करवा सकते हैं कि भाई आपने जो एंट्री की है वो गलत है, आप उसको फिर से री एंटर करें, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए कि उसने गलत जो है ना वो एंट्री की है। तो हम इधर जो है ना इसके अंदर कोई मैसेज भी लिख सकते हैं कि यार ये आपने लेंथ जो है ना वो आपने गलत एंटर की है, सी आउट कर सकते हैं कि अगर ये कम है ये नेगेटिव है तो आप सी आउट कर दें कि लेंथ इज नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गई बात कि फायदा इसका क्या हुआ। तो मुझे एक चीज पूछनी है, जी जी बताएं। फिर जिस तरह हम लोग क्लास से पहले फंक्शंस बनाते थे और उसका फिर मल्टीपल यूज कर सकते थे, वैसे ही अब इसमें इस तरह क्या डिफरेंस है खास? वैसे भी तो फंक्शंस बना के लिख सकते हैं, हम क्लास में क्यों लिखें? मैं बताता हूँ, देखिए अगेन ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना ये है वाइडर लेवल की। वाइडर लेवल की मुराद ये है कि देखो अब आप वैसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर उसका ना ताल्लुक नहीं होगा। अब हम असल में क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मॉड्यूल, छोटे छोटे मॉड्यूल बना रहे हैं। अगर आपने एक यूसीपी का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है ना तो उसमें टीचर की क्लासें अलग होंगी। टीचर की जो क्लासें हैं ना उसकी जो भी फंक्शनलिटी है वो आप, एक तो ये है कि आप जैसे कह रही हैं ना कि आप नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं बिल्कुल। दूसरा तरीका ये है कि आप टीचर के फंक्शन टीचर की क्लास में बनाएं, इससे ना उसको मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर आप पूछेंगे कि ये मैनेज करना कैसे ईजी होगा तो मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र कर लें, क्योंकि जब हम छोटा सा कोई प्रोजेक्ट करेंगे ना, छोटा सा अभी 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 मैं आपको इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट करवाऊंगा, काफी सारी चीजें करवाऊंगा, तो जाहिर सी ओके बात है सर। अब अभी तक सिर्फ आपको फायदा ये नजर आना चाहिए कि क्योंकि हम मॉड्यूल बना रहे हैं तो हर मॉड्यूल में उसका ही रिलेवेंट, अब देखो ना अगर मैंने आपको फंक्शन एक फंक्शन लेट्स सपोज आपने मैंने मिसाल दिया था आपको कि एक वो क्या मिसाल दिया, उसका नाम क्या था, वो स्टैक का। अब स्टैक के अंदर जितने भी फंक्शन है उसके अंदर पुश के फंक्शन होते हैं, पॉप के फंक्शन होते हैं, वो लिंक लिस्ट एक नई नई चीज है, उसके अंदर भी यूज होते, उसके अंदर यूज नहीं होते। अगर मैं फंक्शन बना दूंगा ना जनरल, मैं किसी क्लास में नहीं बनाऊंगा तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्टैक के फंक्शन है वो सिर्फ स्टैक के अंदर ही यूज होने चाहिए, बाकी उसका तो फायदा ही नहीं है लिखने का। तो आप जब आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो वेरिएबल होते हैं वो आप पहले क्यों डिक्लेयर करते हैं? आप डिक्लेयर तो कहीं भी कर सकते हैं ना, वेरिएबल जो होते हैं ना, वेरिएबल सीपी फाइल के अंदर आप डिक्लेयर करते हैं, वो आप हमेशा पहले पहले डिक्लेयर क्यों करते हैं? आप उसको कहीं भी डिक्लेयर कर दें। ये असल में होती है कोड इसको कहते हैं कोड रीडेबिलिटी, कि जो भी प्रोग्रामर है उसको पता है कि यार ये सलीका है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी से मिलती है ना तो आप पहले उसको सलाम अलैकुम कहती हैं, फिर उससे हाल चाल पूछते हैं, फिर आपने जो बात करनी है वो करते हैं। डायरेक्ट किसी से आके ऐसे नहीं कहते कि अच्छा जी वो मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, ऐसे नहीं कहते, पहले सलाम करते हैं। तो ये हमारा एक प्रोटोकॉल है। तो इसी तरह से ये तरीका है एक लिखने का कि आप जो चीज, क्योंकि इससे ना चीजें काफी आसान हो जाती है। कैसे आसान होगी वो जाहिर सी बात है आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अच्छा यहाँ तक अगर आपको क्लियर है कि ये इनपुट का फंक्शन क्या कर रहा है और ये एरिया का फंक्शन क्या कर रहा है, तो मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो इनपुट का फंक्शन हमने बनाया है, आपको लगता नहीं है कि ये हमने ज्यादती की है? अगर हमें फर्ज करें सिर्फ लेंथ जो है हमने गलत एंटर की है और हमें लेंथ को फिर से एंटर करना है, तो मुझे ये इनपुट का फंक्शन फिर से कॉल करना पड़ेगा और ये तीनों के तीनों पैरामीटर मुझे फिर से भेजने पड़ेंगे। तो ये तो कोई बात ना हुई भाई, जिस चीज को आपने चेंज करना है उस पर्टिकुलर चीज को चेंज करें ना, सारे के सारे फंक्शन को, सारे के सारे एट्रीब्यूट को क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे लेंथ मैंने लिखी थी -2, अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ लेट्स सपोज 12, तो मुझे ये बाकी जो वेरिएबल है ना ये उनकी वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, ये 3 और 4 एज इट इज लिखने पड़ेंगे। मैं इससे बचना चाह रहा हूँ।
अब इससे बचने के लिए ना एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ये भी स्टैंडर्ड है। अभी जो मैं चीजें देखो ना, कुछ होती है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, कोड लिखने का एक स्टैंडर्ड होता है, तो ये उसमें आता है। एक लफ्ज है जिसको हम कहते हैं सेटर गेटर, ये मैंने वेबसाइट पे भी लिख दिए हैं वैसे नाम इनके, सेटर गेटर, सेटर गेटर फंक्शन, ठीक है। सेटर गेटर फंक्शन क्या होते हैं? सेटर गेटर फंक्शन होते हैं इनपुट और आउटपुट। अच्छा मुझे आप ये बताएं, ये फर्ज करें मुझे, ये मैं आपको कहता हूं कि मुझे यार इसमें लेंथ की वैल्यू जो आपने इनपुट की है ना, फर्ज करें ये आपने इनपुट नहीं की, आपने फाइल से ली है, मैं सी आउट करना चाहता हूँ लेंथ की वैल्यू को। आप मुझे बता सकते हैं कि लेंथ की वैल्यू सी आउट कैसे हो सकती है? मैं तो लिख सकता हूँ लेंथ, तो एरर देगा। आप में से कोई है जो बता सकता है मुझे कि मुझे सिर्फ इसकी लेंथ की वैल्यू प्रिंट करनी है, कैसे करूं प्रिंट? शाबाश, कैसे करूं? ये B1 के अंदर जो लेंथ पड़ा हुआ है, मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, कैसे करूं प्रिंट? शाबाश, एनीवन? सर जैसे आपने इनपुट का फंक्शन बनाया है वैसे आप डिस्प्ले बिल्कुल का फंक्शन वैसे बना हमें रहे हैं। आउटपुट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब आउटपुट का फंक्शन अगर हमने बनाया तो हमने तीनों वेरिएबल के लिए बनाना पड़ेगा। फर्ज करो मुझे वो तीनों प्रिंट नहीं करने, मुझे सिर्फ लेंथ ही प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि नहीं बेटा, क्योंकि मेरे पास मुझे ऐसी कोडिंग आती है जिसमें ना आपने अगर ये करना है तो ये भी करना है। मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि आपने ये भी शो करवाना है। मैंने एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कस्टमर की डेटा को चेक करना है, आप उसमें ना एम्प्लॉय की डेटा को भी दिखा रहे हैं। आप कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि मुझे कोडिंग ऐसी आती है जिसमें मुझे ना एम्प्लॉय की डेटा भी आपको जबरदस्ती शो करवाया जाएगा, तो ऐसा सॉफ्टवेयर कौन खरीदेगा? तो ऐसा कोई तरीकेकार होना चाहिए जिसको हम कहते हैं सेटर गेटर। और सेटर गेटर फंक्शन क्या होते हैं? ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके थ्रू आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करते हैं। क्या मतलब? ये सिर्फ नाम दिए हुए हैं, ये कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, बट इसका नाम यूजुअली जो है ना, नॉर्मली अगर आप कोड देखते हैं ना किसी का, तो वहां पे सेटर गेटर फंक्शन बने होंगे। इस सेटर गेटर फंक्शन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब ये इनपुट आपने लिए ना, होता ये है कि हर एट्रीब्यूट के लिए ना, हर प्राइवेट एट्रीब्यूट के लिए अलग से सेटर और गेटर फंक्शन बनते हैं। क्या मतलब? लेट सपोज अगर आपने लेंथ के लिए फंक्शन बनाना है सेटर गेटर, तो वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। सेट का मतलब है वैल्यू को सेट करना, और गेट का मतलब है वैल्यू को गेट करना, वैल्यू को हासिल करना। तो सेट में हमने वैल्यू को सेट करना, सेट लेंथ, ठीक है, नाम रखेंगे सेट लेंथ और इंट ए, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देंगे ये इधर, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे गेटर। तो गेट फंक्शन क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा डबल। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं बोल नहीं रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये क्या करेगा फंक्शन? अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन ये करेगा कि जो भी यूजर इसको कॉल करेगा सेट लेंथ को, अब फर्ज करें हमने B1 लिखा, सेट लेंथ ये नीचे आ रहा है, और इसके अंदर हमने पास किया 3, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? ये लेंथ की वैल्यू को 3 कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये a जो है ना वो लेंथ के बराबर कर दो। और गेट का मतलब ये है कि अगर हमने फर्ज करें, मैंने आपको बताया कि मैं इसको अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा cout डॉट b1 डॉट, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ या कहीं भी यूज करना चाहता हूँ किसी जगह पे, तो वो मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि ये प्राइवेट मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेटर एंड गेटर फंक्शन। हम कोई नाम वैसे भी दे सकते हैं, कोई इसका जरूरी नहीं है कि आप सेट नाम दें, बट सेट एक स्टैंडर्ड तरीका है। आप इसका नाम कुछ और भी आप ले सकते हैं कि इनपुट लेंथ, इनपुट विड्थ। अब हमने किया क्या है? हमने किया ये कि इनका जो है ना वो अलग अलग फंक्शन बना रहे हैं। लेंथ के लिए जैसे अलग बनाया है, वैसे हमें विड्थ के लिए अलग बनाएंगे, वैसे ही हम हाइट के लिए अलग बनाएंगे। तो उसका नाम हम रख देते हैं गेट सेट विड्थ, और इसका नाम विड्थ लिख सकते हैं। सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। यार मैं बोल ही नहीं रहा हूँ वैसे।
अब आ रही है आवाज वैसे? सर अभी भी हल्की आ रही है। एक ये दो ये हाइट कर डालते हैं। एक सेटरगेटर बनाया है हमने लेंथ का और एक सेटरगेटर बनाया है हमने width। आवाज ठीक है यार मेरी? जी सर ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम लेंथ और विड्थ की वैल्यू को सेट कर रहे हैं और वो फिर एरिया कैलकुलेट कर रहा है। चलो एरिया इज 12 क्योंकि हमने 3 और 4 दिया है तो एरिया इज 12। ठीक है, तो क्या तरीका है? स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप जो भी क्लास बनाते हैं उसमें जितने भी प्राइवेट मेंबर हैं आप उन सबके सेटरगेटर बनाते हैं। जितने भी प्राइवेट मेंबर हैं, मेंबर का मतलब है कि जो ये इसके जो पार्ट है इसको मेंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये क्योंकि ये दोनों प्राइवेट हैं तो हमने इसके लिए अलग से सेटर और गेटर बनाया है। ठीक है, और ये एरिया ये जो सेटर गेटर हैं ये पब्लिक होते हैं क्योंकि हमने इसको एक्सेस करना होता है, और प्राइवेट है हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर आपके जहन में सवाल आता है कि सेटर का फायदा क्या है, फायदा ये है कि अब हम वेरिएबल को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने एंड पे। ठीक है ना, हमने जो भी इसमें सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा आहिस्ता हो गई है। हेलो हेलो हेलो, कोई प्लीज मुझे इत्तला दे दे, आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है आवाज, फिलहाल तो आ रही है। इधर है। अच्छा बेटर है। ओके, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि सेटर गेटर जो है वो मैंने बनाए हैं। समझ में आ गए हैं आपको ये चीजें? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। ये सेटर गेटर का जो कोड है ये मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि ये भी आपको अपडेट कर दूं। बल्कि ये कोड तो मैंने इसमें लिखा होगा, उसमें ये मेरी वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, तो वैसे मैं कोड देने के ना हक में होता नहीं हूँ आपके ना। तो अगर कहें तो मैं ये वैसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इधर, इसको ये अपलोड कर देता हूँ। चले सर मैं प्लीज स्विच अपलोड। मैं कर दूंगा इसको अपलोड, इसको नोटपैड फाइल बना के। सर वैसे तो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है ना? रिकॉर्ड तो हो रहा है असल में ना, वो फिर अभी जिसने इमीडिएट प्रैक्टिस करनी होगी ना तो फिर उसको थोड़ा फायदा हो जाएगा। वीडियो में तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं नहीं चाह रहा कि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो। चलें जी, ये जो है ना वैसे मैं कोड आपको कभी दूंगा नहीं, बट ये कोड दे रहा हूँ क्योंकि ये पहली क्लासें चल रही हैं, तो फिर ये मैं इधर चैट में ही जो है वो अपलोड कर देता हूँ ताकि आप इस कोड को देख सकें। यार यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको? यस सर। ओके, हो गया, बेहतरीन हो गया अगर आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने एक छोटा सा काम ये करना है, क्लास जो आपकी सीपी क्लास पार्टिसिपेशन मैंने लगाई थी ना CP1, उसमें सिर्फ 10 लोगों ने सबमिशन कराई है। अब मैं जाहिर सी बात है उनको ज़ाया नहीं करने दूंगा। प्लीज़ एक तो क्लास पार्टिसिपेशन 1 जिन लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं कराई है वो कर दीजिएगा। ठीक है, बेशक आपको लेट सबमिशन दिखने में आए, लेट सबमिशन में करवा दीजिएगा। प्लीज़ मुझे अपनी सबमिशन ईमेल या कुछ भी ऐसे ही ना किया करें, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बच्चों को बताया था कि मेरे पास इशू ये है कि अगर मैं आपकी वो ईमेल स्किप कर दी, मेरे से गुजर आँख से निकल गई, क्योंकि ईमेल और मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप अगर मुझे ईमेल कर रहे हैं तो मुझे मैसेज ना किया करें, अगर मैसेज कर रहे हैं तो ईमेल। अब एक बंदे ने मुझे ईमेल भी की हुई है, एक बंदे ने मुझे उसका मैसेज भी अलग से किया हुआ है, तो दोनों ही मैं पढ़ता होता हूँ। प्लीज़ एक जगह पे किया करें, थोड़ा सा ना आप समझेंगे, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी कैपेसिटी है। ठीक है, तो उस कैपेसिटी के अंदर रहते हुए ही मैं काम कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क ये देने लगा था कि आप इसको एज ए सीपी, क्योंकि अब आपके पास 2 दिन हैं, आपके पास 2 दिन है। जो आपकी लैब थी ना, ये जो आपकी लैब आज हुई है, आपको इसको कन्वर्ट करना है क्लास के अंदर। ये क्लास एक्टिविटी नहीं, लैब आपकी 2 ये वाली है, ये इस लैब को कन्वर्ट करना है सारी की सारी को किसमें,
क्लासेस के अंदर। अब ये यहाँ पे क्लास स्टूडेंट जी लैब 2 बिल्कुल जी ये लैब 2 ये लैब 2 है ना, इसमें सेटर गेटर फंक्शन बनाने हैं आपने सारे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं इसको क्लास पार्टिसिपेशन 2 नाम से अपलोड कर दूंगा, वो आपने इसको फिर कर देना है आप, ठीक है। तो ये CP2 हो जाएगी आपकी, मैं इसको चेंज कर दूंगा, इसको मैं इसमें ना मैं अभी इसके नीचे एक अपलोड कर दूंगा, अभी तो कोई शाम तक अपलोड कर दूंगा इधर ही। इधर आपको दिखने में आ रहा होगा, जैसे ये दिखने में आ रहा है ना क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिविटी 1, इस तरह से आपको दिखने में आ रही होगी क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिविटी 2, क्योंकि मैं इसमें ऐड करूंगा कि आपने सेटर गेटर बनाने हैं, ये चीजें बनानी है। तो फिर बनाइएगा, जो चीजें नहीं होंगी अगली क्लास में पहले हम वो करेंगे और उसके बाद फिर आगे वाली चीजें करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई एक्सक्यूज मी प्रॉब्लम सर। आ रहा? जी बेटा बताएं। सर वो जो क्लास पार्टिसिपेशन 1 है उसमें ये जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो कह रहा है कि आपको ऐड लेट किया गया असाइनमेंट के अंदर, अच्छा यानी कि एक्सेस नहीं हो रही क्लास पार्टिसिपेशन 1। एक्सेस नहीं हो रही। नेक्स्ट सर। ओके, अच्छा ये मसला आ रहा है तुम्हारे पास, तो इसका कोई और हल देखते हैं, चलें इसका हल देखते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। आप बना